वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। चलिए अब हम फंजाई के वर्गीकरण को डिस्कस कर लेते हैं। और फंजाई का जो वर्गीकरण है उसमें हमें चार चीजें डिस्कस करनी है: फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। हम यहां पर एक एक करके नोट कर लेते हैं। बेटा, जो फाइकोमाइसिटीज है, इस फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं वो हमें जलीय आवासों में मिलेंगे, गली सड़ी लकड़ी, नम सीलन भरे स्थानों पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो इनका आवास हो गया कि किन आवासों में मिल रहे हैं भाई। जलीय आवास, जली है मतलब नम व सीलन भरे स्थानों पर भी मिलेंगे। और आपने देखा होगा जो फंजाई है वो गली सड़ी लकड़ी पर भी डेवलप हो जाती है। यहां याद हमें ये रखना है कि फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं VIMP, इनमें केवल एक मॉड है। फंजाई के पास टोटल मॉड कितने हैं? दो। एक है परजीवी, एक है मृतोपजीवी। बट यहां पर ये केवल और केवल अविकल्पी परजीवी हैं, मतलब इनके अलावा, परजीवी होने के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि ये विकल्पी परजीवी होते तो परजीवी के साथ साथ किसी दूसरे मॉड पर भी निर्भर करते। तो ये यहां पर है अविकल्पी परजीवी। इनका जो कवक जाल होता है वो आपटीय व बहुकेंद्रित, मतलब वो जो सीनोसिटिक कंडीशन हमने देखी थी वो हमें देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज में। और आगे चलें तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो अलैंगिक जनन है, वो अलैंगिक जनन चल बीजाणु, चल बीजाणु का मतलब क्या रहेगा? जूस्पोर, अथवा अचल बीजाणु, और अचल बीजाणु से हमारा मतलब आएगा यहां पर एप्लेनोस्पोर, जो नाम हमने ऑलरेडी लिखे थे। और ये दोनों ही प्रकार के जो स्पोर हैं ये स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी के अंदर एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, अंतरजातीय रूप से अंदर की तरफ पैदा होते हैं। फाइकोमाइसिटीज का लैंगिक जनन मैंने आपको पढ़ा दिया था कि दो कवक तंतु पास पास आएंगे, दो सेल में फ्यूजन होगा, उन सेल्स को बोलते हैं गैमीट सेल। उनमें फ्यूजन से बनेगा युग्माणु, या जिसे कहा जाता है जायगोट। जायगोट बना, फिर तो जो कहानी है कि वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस हो सकता है। ठीक है, फिर यदि देखें तो यहां पर जो एग्जाम्पल आ रहे हैं उसमें आ गया म्यूकर, फिर आ जाएगा एल्ब्यूगो एंड राइजोपस। जो एल्ब्यूगो है सरसों पर परजीवी फंजाई। आपको याद होगा सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे जिस परजीवी फंजाई के कारण आते हैं वो ये एल्ब्यूगो ही है ना। फिर ब्रेड पर जो डिसीज पैदा करने के लिए फंजाई है वो राइजोपस है, और यहां आ चुका है एक एग्जाम्पल म्यूकर। बात करें यहां एस्कोमाइसिटीज की, तो बेटा एस्कोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं इन्हें थैली फंजाई या सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर हैं वे सभी बहुकोशिकी हैं, जैसे कि हम बात करें पेनिसिलियम की। बट यहां पर एक मेंबर है ईस्ट, जो पूरी फंजाई का अपवाद है कि फंजाई के सभी सदस्य बहुकोशिकी हैं, बट एक कोशिकी फंजाई ईस्ट है। ये ईस्ट वही है जिसका यूज ब्रेड व बियर बनाने में किया जाता है। बट यहां आप याद रखें कि एक तो सैक मल्टी सेलुलर है, वो तो सारे ही फंजाई हैं, बट एक कोशिकी ईस्ट यहां पर आती है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये बस अविकल्पी परजीवी थी, ये मृतजीवी, अपघटक व परजीवी, यहां तक कि समल रागी, समल रागी का मतलब है जो पशु विष्टा को खाते हैं, पशुओं के मल पदार्थ को खाते हैं, मतलब यहां मृतोपजीवी भी हैं और यहां परजीवी भी हैं। मृतोपजीवी है मतलब क्या है? अपघटक, और साथ ही साथ याद कर लें समल रागी या विष्टाभोगी। अगला है इनका जो कवक जाल है, इनके जो कवक तंतु हैं वो पटीय होते हैं व शाखित होते हैं, जबकि पीछे आपटीय थे, शाखित थे। चूंकि वो आपटीय थे इसलिए बहुकेंद्रकी थे, सीनोसिटिक कंडीशन मौजूद थी। यहां जो अलैंगिक जनन है वो जिन बीजाणुओं के द्वारा होता है बेटा उन्हें कोनिडिया कहते हैं। पीछे जो हम देखकर आए वहां एप्लेनोस्पोर व जूस्पोर के द्वारा हो रहा था, और वो एंडोजीनसली अंतरजातीय रूप से बने थे। यहां पर ये जो है हमारे अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया, ये बनेंगे एक्सोजीनस तरीके से, बहिर्जात तरीके से।
और ये जिस तंतु पर बनते हैं, जिस तंतु पर कोनिडिया पैदा होते हैं, उसे कोनिडियोफोर, हिंदी में जो लिखा है कोनिडीधर, आप कोनिडियोफोर याद रखें। कोनिडिया के अंकुरित होने पर, वही डेवलप होने पर एक नया कवक जाल बनेगा। बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जो हमारी सदस्य हैं एस्कोमाइसिटीज के, या आप देखें यहां पर जो कहानी चल रही है वो चल रही है एस्कोमाइसिटीज की। तो एस्कोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के बाद में डाइकैरियोफेज आती है, फिर जायगोट बनेगा। बेटा जायगोट से एक संरचना बनेगी, जो इसका जायगोट रहेगा, जायगोट से एक संरचना डेवलप होगी जिसे बोलते हैं एस्कस। एस्कस का जो बहुवचन या प्लूरल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एसाई, और ये सारे एस्कस व एसाई एक संरचना के अंदर बंद होते हैं। उस संरचना को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, या उसे बोलते हैं फलनकाय। तो यहां देखें मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये यहां पर हमने ले ली एक फ्रूटिंग बॉडी, एक फलनकाय, और बेटा इस फलनकाय के अंदर इस तरह की छोटे छोटे थैले जैसी संरचनाएं यहां पर मौजूद हैं। और ये जो है ये तो हो गई फ्रूटिंग बॉडी। चलिए अपन वही कलर यूज कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय। और एस्कोमाइसिटीज की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसका नाम है एस्कोकार्प। इसके अंदर ये जो संरचना मौजूद है, जो हमने एक सिंगल सर्किल बनाया है, ये सर्किल है एस्कस का, इसी का बहुवचन रहेगा एसाई। और अब इसमें बनेंगे स्पोर। तो जो स्पोर बनेंगे वो एंडोजीनसली बन रहे हैं, अंतर्जात तरीके से बन रहे हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर फ्रूटिंग बॉडी फूटेगी, बीजाणु बाहर आएंगे और उनमें होगा अंकुरण। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एस्परजिलस आ रहा है, क्लेविसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है, ठीक है ना। न्यूरोस्पोरा जो है इसका यूज बहुत सारे बायोकेमिकल व जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट है उनमें किया गया है। इसे पादप जगत की ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्धि हासिल है। इसमें दो मेंबर और आते हैं, मोरल्स व ट्रफल्स, जो सुस्वादु हैं, जिनका यूज खाने में किया जाता है। और आगे चले तो हमें मिलती है बेसिडियोमाइसिटीज। बेटा बेसिडियो जो माइसिटीज है इसमें ब्रैकिट फंजाई और पफवाल आते हैं, जो मिट्टी में, लट्ठे पर, वृक्ष के ठूठों पर, साथ ही साथ पादपों व एनिमल्स नहीं, सिर्फ पादपों में, तो मिट्टी में, लट्ठे, वृक्ष के ठूठों व सजीव पादपों के अंदर ये किस रूप में मिल जाते हैं? परजीवी के रूप में मिलेंगे। यदि हम बात करें इसके कवक जाल की, तो इसका भी कवक जाल साखित व पटीय होता है। यहां पर अलैंगिक जनन या अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते, वो क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। लेकिन यहां पर कायिक जनन हो जाएगा, जिसकी जो विधि है वो कौन सी विधि है? खंडन या फ्रेगमेंटेशन की मेथड यहां मौजूद है। बेटा इनमें लैंगिक अंग नहीं होते, बट लैंगिक जनन तो होगा। तो लैंगिक जनन कैसे होगा? दो डिफरेंट स्ट्रेन वाली वेजिटेटिव सेल, जिनका जीन प्रारूप थोड़ा सा क्या है? अलग है। तो दो डिफरेंट स्ट्रेन वाली जो वेजिटेटिव सेल है वो पास पास आएंगी, प्लाज्मोगेमी होगी, कुछ समय तक डाइकैरियोफेज होगी, फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट से यहां पर एक संरचना फॉर्म होती है, ऐसी ऐसी गोल गोल संरचनाएं फॉर्म होती हैं। बेटा ये गोल वाली जो संरचना है इसे बोला जाता है बेसिडियम। जैसे वहां एस्कस बोले थे, ये बेसिडियम है। इसका जो प्लूरल है उसे बोलेंगे बेसिडिया। और ये सभी बेसिडिया एक फलनकाय के अंदर होते हैं। और ये जो फलनकाय है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियोकार्प। अब क्या होगा? इस बेसिडियम में मियोसिस डिवीजन होगा। और बेसिडियम में जब मियोसिस डिवीजन होगा तो कुछ इस तरह से आप देखें, मैं किसी एक डायग्राम में बता दे रहा हूं आपको। कुछ इस तरह से 1 2 3 और ये 4 बीजाणु बनेंगे। और ये बीजाणु बने हैं एक्सोजीनसली, जिन्हें बोला जाता है बेसिडियो स्पोर।
यहां यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एगेरिकस जो एक सामान्य मशरूम है, आस्टिलागो, सिमट एंड पक्सिनिया जिससे रस्ट डिसीज होती है, तो ये है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज से आगे चलें तो हमें मिलती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेटा ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं इन्हें कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि केवल इनमें अलैंगिक व वेजिटेटिव फेज है, इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। हाँ, भविष्य में यदि लैंगिक जनन की खोज हो गई तो फिर इनको हम किसी दूसरे वर्ग में रखेंगे, मे बी पॉसिबल हम इनको एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस करें। ठीक है, तो और आगे चलें यदि हम, है ना, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो अलैंगिक बीजाणु है वो है कोनिडिया। इनका जो कवक तंतु है वो कवक तंतु भी पटीय व शाखित होता है। ठीक है, तो यहां ये मिल जाएगा हमें, कवक तंतु पटीय व शाखित है। इसके सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। साथ ही साथ जो अपघटक या डिकम्पोजर्स हैं वो खनिजों के चक्रण में हेल्प करेंगे। इसके उदाहरण ले लें, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम व ट्राइकोडर्मा। इसी के साथ हमारी जो फंजाई है वो कंप्लीट हुई। लेकिन मैं फंजाई की एक छोटी सी टेबल आपको और बना के दे रहा हूं, अलग से अपन एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो पेज आ जाएगा तो बोर्ड हमारा रहेगा, इस पे अपन फंजाई को डिस्कस करते हैं। तो फंजाई के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले यदि हम इनके आवास को समझें, कहां मिलेंगे, तो ये हमें मिलेंगे जलीय आवास में, नम सीलन भरे स्थानों पर, सड़ी गली लकड़ियों पर यहां देखने को मिल जाएंगे फाइकोमाइसिटीज के सदस्य। और ये अविकल्पी रूप से अविकल्पी परजीवी या पैरासाइट होते हैं। जबकि जो एक्सकोमाइसिटीज के सदस्य हैं इन्हें सैक फंजाई या थैले वाली फंजाई भी कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं ये बेटा परजीवी हो सकते हैं, ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, ये अपघटक या डिकम्पोजर हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये समल रागी या विष्टाबक्षी हो सकते हैं। यही एस्कोमाइसिटीज में याद रखें जो एक कोश की ईस्ट है वो इसी एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। यदि हम यहां बेसिडियो और ड्यूटेरो की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य लकड़ियों पर, उनके ठूठों पर, लट्ठों पर व पादपों में परजीवी के रूप में मिलेंगे। ठीक है, और बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज की तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं ये परजीवी, मृतोपजीवी व अपघटक हो सकते हैं। और जब ये अपघटक हैं तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करेंगे। यहीं पर हम बात करें कवक तंतुओं की तो अपटीय व शाखित। अपटीय है मतलब ये बहुकेंद्र की है, जबकि ये पटीय, शाखित, पटीय, शाखित, पटीय, शाखित इस स्थिति में हमें देखने को मिलेंगे। और थोड़े से आगे यदि हम चलें तो जो हमारे फाइकोमाइसिटीज के सदस्य हैं इनके अलैंगिक और लैंगिक जनन के स्पोर याद कर लेते हैं। अलैंगिक जनन में एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर, ये दो चीजें बनेंगी और ये दोनों ही चीजें जो बनती हैं, ठीक है, वो बनती हैं एंडोजीनसली, अंतरजात तरीके से। जबकि यहां एस्कोमाइसिटीज में जो स्पोर बनेगा उसका नाम रहेगा कोनिडिया, और ये कोनिडिया जो है ये बनता है एक्सोजीनसली, बहिर्जात तरीके से बनता है। और बात करें यहां पर बेसिडियोमाइसिटीज में तो इसमें आप याद कर लें एब्सेंट, यहां फिर से रहेगी कोनिडिया, और कोनिडिया बनते हैं एक्सोजीनसली, वो भी कोनिडियोफोर पर। लैंगिक जनन की बात करें तो जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें लैंगिक जनन में कोई डाइकैरियोफेज नहीं आती। यहां जो स्पोर आते हैं उन स्पोर का नाम है जाइगो स्पोर, और ये जो जाइगो स्पोर हैं
फिर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आएगा मार, MAR मार, म्यूकर, एल्ब्यूगो एंड राइजोपस। यहां देखें तो यहां पर एक फलनकाय बनेगी जिसका नाम है बेसिडियो एस्कोकार्प, जिसमें ये बने हैं एस्कस, और एस्कस के अंदर बना है एस्कोस्पोर, और ये बने हैं एंडोजीनसली। यहां बेसिडियोकार्प, बेसिडियम, और बेसिडियम में ये इस तरह से बनेंगे हमारे बेसिडियोस्पोर। यहां लैंगिक जनन जो है वो एब्सेंट रहेगा, एग्जाम्पल में CAN, ठीक है, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। यहां पर ले लें आप PAU, पक्सीनिया, पक्सीनिया एगेरिकस, आस्टिलागो, कॉलिडोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ये सारी चीजें यहां आ जाती हैं। तो ये है हमारी फंजाई जो हमने यहां पर डिस्कस करी। अब यदि हम थोड़े से और आगे चलें तो बेटा यहां प्लांट जगत और एनिमल जगत के बारे में बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने लिखकर दे रखी है, जिसे हम यहां बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम जो है, इस प्लांट किंगडम को हम अगले ही चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और एनिमल किंगडम को मनोज सन ने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वायरस, विराइड एंड प्रियॉन्स को। बेटा ये तीनों ही ए सेलुलर होते हैं, अकोशिकीय जीव हैं, इसलिए इन तीनों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, या जो विटेकर का 5 जगत का वर्गीकरण है उसमें हमने इन्हें शामिल नहीं किया। यदि हम वायरस की बात करें तो डायग्राम से पहले थ्योरी देखते हैं। असल में जो वायरस है वो कोई जीवित नहीं है, वो अजीवित संरचना है जो हमें क्रिस्टल रूप में मिलती है। तो चूंकि वायरस एक अकोशिकीय जीव है, ठीक है, हाँ, जब ये हमारे अंदर या किसी दूसरे जीव की कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है तब उन होस्ट कोशिका की, मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना खुद का क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, और उस समय बिहेव करेगा जीवित जीव के जैसा, जबकि है कैसा, अकोशिकीय। और हमने तो सेल स्ट्रक्चर में ही पढ़ा था कि जीवन के लिए मिनिमम एक सेल आवश्यक है और कोशिका की संरचना होना जरूरी है, जबकि ये कैसा है, अकोशिकीय है, ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर है। इसलिए हम वायरस को जीवित व अजीवित के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, ठीक है। बेटा वायरस का अर्थ जो है वो है विष या विषैला तरल, ठीक है। पाश्चन नाम का वैज्ञानिक था जिसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी। अब हम एक डेटा ले लेते हैं, 1892 में चलेंगे, 1898 में चलेंगे, और हम चलेंगे 1935 में, ठीक है। 1892 में सबसे पहले हमें मिलेगा DJ इवानोवस्की, ठीक है। फिर मिलेगा MW बीजरिंग, और लास्ट में मिलेगा WM स्टैनले। तो समझते हैं एक एक करके इन तीनों को। 1892 में बेटा DJ इवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक डिसीज पैदा करने वाले रोगाणुओं को पहचाना और उसे वायरस नाम दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये बता दिया, इनने क्या किया, जीवाणु फिल्टर पेपर का यूज किया। वायरस की खोज से पहले तक जीवाणु को ही सबसे छोटे आकार वाला जीव माना जाता था या संरचना मानी जाती थी, तो उसका एक फिल्टर पेपर बनाया था, जिस फिल्टर पेपर के ऊपर यदि जीवाणु को डालते थे या किसी मटेरियल को डालते थे तो जीवाणु कहां रह जाते थे, ऊपर, उनका फिल्ट्रेशन या वो फिल्ट्रेट में पहुंच नहीं पाते थे। तो 1892 में DJ इवानोवस्की ने जब मोज़ेक डिसीज के पैथोजेंस को पहचाना, वायरस नाम दिया, और अब उनको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर के ऊपर जब डाला तो उन्होंने पाया कि वो ऐसे पैथोजन है, ऐसे रोगजनक हैं जो जीवाणु फिल्टर पेपर के भी कहां चले गए, आर पार चले गए, उससे नीचे चले गए। मतलब यहां से पता चल गया कि बैक्टीरिया की तुलना में जो वायरस है उसका आकार छोटा होता है। फिर 1898 में हमारे पास में MW बीजरिंग आया। MW बीजरिंग ने क्या किया, जो संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस है, उस पौधे के रस को लिया और एक सामान्य पौधे के ऊपर छिड़का, सामान्य तंबाकू के पौधे पर
तब सामान्य तंबाकू के पौधे में, जिसमें पहले से कोई डिसीज नहीं थी, उस संक्रमित रस के आने से उसमें भी मोजेक डिसीज का संक्रमण हो गया। तब इन्होंने उस तरल को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, या संक्रामक जीवित तरल। 1935 में WM स्टैनले आया, इसने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, मतलब लेबोरेटरी में वायरस का संश्लेषण किया WM स्टैनले ने। यदि बेटा हम वायरस की संरचना को देखें, तो वायरस की संरचना में हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। एक तो हमें मिलेगा प्रोटीन का आवरण और दूसरा हमें मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, ये न्यूक्लिक एसिड या तो होगा DNA या फिर होगा RNA, बट कभी भी कोई वायरस हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें DNA और RNA एक साथ न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में हो, या तो DNA या RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला जो वायरस है वो हमें मिलता है प्लांट में, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड RNA अथवा डबल स्ट्रैंडेड DNA वाली जो कंडीशन वाला जो वायरस है वो हमें मिलेगा एनिमल सेल में। आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये जीवाणु भोजी वही है जिस पर हर्शे व चेज ने प्रयोग किया था, और ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वाला वायरस है। तो ये तो हो गई न्यूक्लिक एसिड की कहानी। बात करें इसके प्रोटीन की, तो जो इसके प्रोटीन का आवरण है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन का आवरण हमें देखने को मिलेगा प्रोटीन की छोटी छोटी इकाई कैप्सिड व कैप्सोमियर के फॉर्म में। ये कैप्सिड या कैप्सोमियर या तो कुंडलित ज्यामिति में अरेंज होते हैं या फिर ये बहुफलकीय ज्यामिति में, या जिसे बोलते हैं पॉलीफेसियल ज्योमेट्री, उसमें अरेंज होते हैं। जो हमने अभी अभी पीछे डायग्राम में भी देखा था, आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये कुंडलित ज्यामिति में कैप्सिड अरेंज है और यहां पर ये पॉलीफेसियल ज्यामिति में कैप्सिड अरेंज है, और ये डायग्राम है हमारा जीवाणु भोजी का, और ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। और आगे चलें तो हमें पता चलेगा कि जो वायरस हैं बेटा वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो याद रखें, वायरस जो है वो क्या होते हैं? अविकल्पी परजीवी, मतलब परजीवी के अलावा इनके पास कोई दूसरा मॉड मौजूद नहीं है। तो ये कहानी हमने डिस्कस करी वायरस में। थोड़े से और आगे यदि चलेंगे तो वायरस से जो डिसीज होती हैं उनमें एनिमल में हम ले लेंगे एड्स, ठीक है, एड्स डिसीज, या यहां पर मम्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। प्लांट में यदि जाएंगे तो पौधों में मोज़ेक डिसीज है, पत्तियों का मुड़ना मतलब लीफ कर्लिंग, कुंचन यानी लीफ रोलिंग, येलोइंग, सिरा स्पष्टता, बोनापन व स्टंटेड ग्रोथ, ये सभी वायरस के द्वारा होने वाली डिसीज हैं। हम आ चुके हैं वायराइड एंड प्रियॉन्स पर। तो बेटा यहां देखना, जो वायरस है उस वायरस में प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, बट जो विरोइड है, जो विरोइड है, इसे मैं बोलता हूं लुटा पिटा, मतलब ये लुट चुका है। यदि हम किसी को लूटेंगे तो पहले क्या लूटेंगे? बाहर की संरचना, मतलब इसमें ओनली क्या रहेगा? न्यूक्लिक एसिड, इसमें ऊपर का प्रोटीन खोल मिलने वाला नहीं है। जबकि ये जो प्रियॉन्स है, लूटने के बाद जो बचा, लूटने के बाद न्यूक्लिक एसिड यहां गया, जिनने लूटा उनके पास आ गया प्रोटीन का खोल, तो यहां बस रहेगा प्रोटीन, यहां न्यूक्लिक एसिड, और इनका जो न्यूक्लिक अम्ल है वो है ओनली RNA। और ये जो RNA है ये वायरस के RNA की तुलना में लो मॉलिक्यूलर वेट वाला RNA रहेगा, कम आणविक भार वाला RNA रहेगा। साइज यदि देखें तो वायरस की तुलना में जो हमारा विरियोइड है उसका आकार रहेगा छोटा, क्योंकि उसमें केवल न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन जो प्रियॉन्स हैं उनका आकार लगभग वायरस के आकार के क्या रहेगा? बराबर, क्योंकि इनके पास भी वही प्रोटीन है जो वायरस के पास था। याद रहेगा सबको।
1971 में, अब यहां देख लेते हैं, टीओडाइनर ने विराइड की खोज करी जिससे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होती है। एक ये पॉइंट याद रख लेना, बाकी मैंने समझा दिया है। प्रियॉन्स जो है, तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में जब कुछ नई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को देखा तो नई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में जो उनको पैदा करने वाला कारक मिला उसमें एक फोल्डेट प्रोटीन था, और ये जो फोल्डेट प्रोटीन था इससे ही ये बीमारियां हो रही थी। जिसमें हम बात करें तो बीएसई डिसीज, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, और मनुष्य में इसी के समान जैकब्स जो डिसीज होती है या सीआर जेडी डिसीज होती है, क्रट्स जैकब्स डिसीज जो होती है वो भी इसी प्रियॉन्स से ही होती है। इसी के साथ साथियों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारे चैप्टर को। ये लाइकेन जो यहां दिया है, लाइकेन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बस यहां एक पॉइंट हमें याद रखना है, लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। वो सारा एरिया जहां प्रदूषण होता है वहां लाइकेन उगते नहीं है। मैंने लाइकेन आपको शुरुआत में फंजाई में ही पढ़ा दिया था कि ये सहजीवी संबंध है एल्गी प्लस फंजाई का, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम के साथ। आप इसी जोश जुनून एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करते रहें और लगातार एक अच्छे रिजल्ट के लिए अपने आप से प्रॉमिस करें, अपने आप के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।